सो 7th पॉइंट इज़ ह्यूमैनिटीज़। लास्ट वीडियो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था 6 पॉइंट आर्ट्स हिस्ट्री, पेज नंबर 16। सो हम लोग 7th पॉइंट से कंटिन्यू कर रहे 3rd चैप्टर, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था प्रीवियस वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मार्किंग्स दूंगा आंसर की। तो मैं आपको मार्किंग्स दूंगा, ऑल आंसर्स, सारे आंसर्स जितने भी टेक्स्ट बुक में हैं वो मैं आपको मार्किंग्स दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो के एंड में मैं आपको क्वेश्चन, जितने भी टेक्सुअल क्वेश्चन है उनके आंसर्स की मार्किंग दूंगा, ठीक है। देखो टीचर्स बहुत रिकमेंड करते हैं और टीचर्स लोग बहुत बोलते हैं ना, बहुत प्रीफर करते हैं। टीचर लोग जो टेक्स्ट बुक्स में आंसर्स है वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू डाइजेस्ट एंड अदर रेफरेंस बुक, ठीक है। तो हो सके तो खुद के नोट्स प्रिपेयर करो फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री में खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि टीचर्स टेक्स्ट बुक के आंसर्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं इन हिस्ट्री, ठीक है। सो ह्यूमैनिटीज़ इंक्लूड, देखो हम लोग पढ़ रहे थे कि हिस्ट्री का क्या रोल है। तो आर्ट्स का हो गया, मैनेजमेंट हो गया, नाउ द पॉइंट इज ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी में हिस्ट्री का ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमन से रिलेटेड क्या रोल है। ह्यूमैनिटी इंक्लूड डिसिप्लिन्स लाइक हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। नाउ डिसिप्लिन्स मतलब फॉलोअर्स, स्टूडेंट्स फॉलोअर्स, ठीक है, जो फॉलो करते हैं किसको, हिस्ट्री को या आर्कोलॉजी को। देखो ह्यूमैनिटीज़ में वो लोग आते हैं जो हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्कोलॉजी यानी ओल्ड चीज़ों की स्टडी करने वाले, ठीक है, पुरानी चीज़ों की स्टडी करने वाले। सोशियोलॉजी यानी ह्यूमन का बिहेवियर, सोसाइटी का बिहेवियर, कम्युनिटी का बिहेवियर, प्रेजेंट, ठीक है, लोगों की बिहेवियर की, लोगों के बर्ताव की, लोगों की बोलते हैं ना बातचीत एक्सेट्रा, उसकी स्टडी। एंथ्रोपोलॉजी पास्ट के लोगों की बिहेवियर की स्टडी, पास्ट जो पहले के ज़माने में जो लोग गुजरे हैं उनके बिहेवियर की स्टडी। पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स एंड ऑल, जिसमें गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा। इकोनॉमिक्स मतलब फाइनेंस, पैसा लेन देन एक्सेट्रा। सो ये ह्यूमन से रिलेटेड हिस्ट्री है। ह्यूमन से जो पहले फिलोसोफर थे, जो पहले फॉलोवर्स थे, डिसिप्लिन्स मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉलोवर्स हिस्ट्री के, आर्कोलॉजी के, सोशियोलॉजी के, एंथ्रोपोलॉजी के, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के एक्सेट्रा। टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन्स इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिया। देखो अगर हिस्ट्री का ओरिजिन समझना है कि हिस्ट्री कहाँ से ओरिजिनेट हुई या ये डिसिप्लिन्स कैसे डेवलप हुए या कहाँ से ओरिजिनेट हुए, ठीक है, इसके लिए क्या एसेंशियल है, एसेंशियल पार्ट ऑफ दिया लर्निंग। उनका लर्निंग का एसेंशियल पार्ट देखना होगा कि मतलब वो लोग कहाँ क्या किस आधार पे हिस्ट्री लिखते थे या किस आधार पे उन्होंने ये टॉपिक को रिलेट किया एक्सेट्रा। मतलब ये हिस्ट्री का वो पार्ट है जो ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है। और ह्यूमन कौन है, डिसिप्लिन्स, जो पहले हिस्टोरियंस थे। देखो पहले हिस्ट्री लिखी नहीं जाती थी, लेकिन वर्बली एक दूसरे को बोलकर एक दूसरे को हिस्ट्री ट्रांसलेट की जाती थी। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हिस्ट्री बोलकर जाए तो उसमें जो डिसिप्लिन्स थे यानी जो सेंट, महात्मा पुरुष और जो भी है, देर आर कॉल्ड डिसिप्लिन्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मनगढ़ंत भी थी यानी माइथोलॉजिकल, ठीक। ऑल डिसिप्लिन्स आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफी। तो जितने भी डिसिप्लिन्स थे, जितने भी स्टूडेंट्स फॉलोअर्स थे वो टाइम पर, वो सब कहाँ से आए, फिलोसफी से। फिलोसफी मतलब रिलेटेड टू राइटिंग पोएम्स, कथा लिखना या कथा बोलना, कहानियाँ लिखना, ठीक है, पोएम्स लिखना, पोइट्री, कथा, पोएम, ये स्टोरी, पोइट्री एक्सेट्रा, टेल्स, ठीक है, ये सब लिखने वाले जो रहते हैं दे आर कॉल्ड फिलोसफर्स। जो पोएम लिखते हैं या जो कहानियाँ लिखते हैं दे आर फिलोसफर्स। तो ये डिसिप्लिन्स कहाँ से, ये माना जाता है कि ये डिसिप्लिन्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, फिलोसफी से। Ancient people all over the world tried to speculate in order to understand the relationship between the universe and human existence. जो
पुराने लोग हैं, पहले के जो लोग हैं पूरे दुनिया के, ठीक है, वो लोग स्पेक्यूलेट यानी प्रेडिक्ट करते थे। प्रेडिक्ट मतलब अंदाजे से बोलना। क्या प्रेडिक्ट करते थे? रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब वो लोग अपना अंदाजे से समझाते थे या समझाने की कोशिश करते थे कि इंसान का विश्व से क्या रिश्ता है, मतलब इंसान और विश्व में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। इसकी वजह से बहुत सारी मन घड़त कहानियाँ भी ओरिजिनेट हुई। इसकी वजह से बहुत सारी मन घड़त कहानियाँ उभरी, निकली, पैदा हुई, ठीक है। अबाउट ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड का ओरिजिनेट कैसे, दुनिया कैसे बनी, यूनिवर्सल ऑर्डर और यूनिवर्स कैसे बना, ह्यूमन लाइफ के बारे में माइथोलॉजिकल स्टोरीज कि ह्यूमन लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, गॉड एंड गॉडेस जो बोलते हैं ना, व्हाट वी से हाँ देवी देवता ऐसा, रिचुअल्स एंड दिया फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये सब ने जन्म दिया माइथोलॉजिकल स्टोरीज दुनिया के बारे में, यूनिवर्सल ऑर्डर के बारे में, ठीक है, ह्यूमन लाइफ के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, परंपरा, और फिलोसफिकल और उसका फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये भी माइथोलॉजिकल था, फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन मतलब क्या, कैसे हुआ, ऐसा लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। रूट्स ऑफ फिलोसफिकल पॉन्डरिंग आर टू बी फाउंड इन दी माइथोलॉजिकल स्टोरीज। और ये जो भी फिलोसफिकल पॉन्डरिंग है यानी फिलोसफिकल जो भी मन घड़त माइथोलॉजिकल स्टोरीज थी एक्सेट्रा, आर फाउंड इन दिस माइथोलॉजिकल स्टोरीज, ठीक है। ये जो फिलोसफिकल पॉन्डरिंग मतलब खोज करना या फिर कुछ नया क्रिएट करना, ठीक है, ये कहाँ से आ रही थी? माइथोलॉजिकल स्टोरीज, यानी पोएम्स बनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे, कथाएं बनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर, ठीक है, एक्सेट्रा। Various disciplines under the humanity have theoretical foundation based on the philosophical theories. बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स थे, डिसिप्लिन्स मतलब मैंने बताया स्टूडेंट्स जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, वो ह्यूमैनिटी के अंदर काउंट होते हैं और ये थियोरेटिकल फाउंडेशन पे वो अपनी फिलोसफिकल थियोरीज रखते हैं, ठीक है। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंटल स्टेज। और सिर्फ हिस्टोरिकल नॉलेज से हम लोग उसका डेवलपमेंटल स्टेट समझ सकते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री एंड अवर प्रेजेंट। देखो अप्लाइड हिस्ट्री का और हमारा आज का प्रेजेंट, इसका क्या रिलेशनशिप है। अप्लाइड हिस्ट्री मतलब जो हो गया उसको आज अप्लाई करके उसको हमारे प्रेजेंट से क्या रिलेशनशिप है। पीपल ऑफ्टन आस्क अबाउट प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। लोग हमेशा ये पूछते हैं कि हिस्ट्री का प्रैक्टिकल यूज़ क्या, मतलब डे टू डे लाइफ में हिस्ट्री का क्या यूज़ है। The answer to this question about the nature of applied history, answer this question as well. ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इसमें ही पाया जा सकता है। मतलब ये क्वेश्चन का आंसर, अगर ये क्वेश्चन डाला जाए कि अप्लाइड हिस्ट्री का नेचर क्या है, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर मिलेगा कि प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री क्या है। विजिबल एंड इनविजिबल रेलिक ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। जो विजिबल यानी दिखाई देने वाला, इनविजिबल दिखाई नहीं देने वाला, रेलिक्स चीज़ें, ट्रेडिशन, ऑब्जेक्ट, मतलब जो पास्ट की चीज़ें उसको कहते हैं रेलिक्स। एग्जिस्ट इन प्रेजेंट, ठीक है, जो हो चुका है वो प्रेजेंट में फिर नज़र आता है, दिखाई देता है। देखो विजिबल रेलिक है ताजमहल, चार मीनार, कुतुब मीनार, ये सब विजिबल रेलिक्स है, यानी दिखाई देने वाला पास्ट हो चुका है पहले लेकिन अभी भी विजिबल है। और इनविजिबल रेलिक्स मतलब हमारे जो रीति रिवाज है, जो रस्में हैं, शादी में आप देखे रहोगे हल्दी मेहंदी की रस्म, तो ये वो ज़माने से चली आ रही, अभी तक चली आ रही, ठीक है। उसी तरह से तो जो पास्ट के रेलिक्स है, ठीक है, चाहे वो विजिबल हो, नज़र आने वाले हो, या इनविजिबल, जैसे रीति रिवाज, रस्में, ये सब इनविजिबल है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे ये शादी के टाइम पर आप लोग इसको फॉलो करते हैं। रिचुअल्स है जो लोग जैसे पूजा पाठ में या धार्मिक कामों में यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें इनविजिबल रेलिक्स है लेकिन नज़र आती है। इनविजिबल रेलिक्स है जो पास्ट में बताई गई लेकिन अभी प्रेजेंट में भी वो मौजूद है। देखो ये एक आंसर है, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, आंसर 6.2 है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट मार्क किया है। तो आपको मैं वीडियो के एंडिंग में सारे आंसर्स का मार्किंग दूंगा। ऑलराइट, वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन टूवर्ड्स देम
हम लोग के अंदर कुछ बोलते हैं ना उत्सुकता रहती है और कुछ आकर्षण रहता है चीज़ों को, कुछ हिस्ट्री के बारे में। मतलब हम लोग कुछ जानने के लिए उत्सुक होते हैं, जो हो गया उसको जानने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता रहती है, खिंचाव रहता है, लगन रहता है। वी विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री, और हम लोग वो हिस्ट्री को जानने के लिए और ज़्यादा चाहत करते हैं, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर एंसेस्टर। क्योंकि वो जो हिस्ट्री है वो क्या है, क्रिएटिव थॉट्स, यानी कुछ नया क्रिएट करना है, ऐसी सोच है, और ट्रेडिशन है किसका, हमारे पूर्वजों का। ठीक है, ट्रेडिशन मतलब रीति रिवाज, ऑल राइट। क्रिएटिव थॉट्स मतलब कुछ नया बना, तो हम लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते क्या क्रिएट हुआ, कैसे हुआ, एक्सेट्रा। इट इज़ आ हेरिटेज, ये सब हमारा हेरिटेज, ये सब हमारा विरासत है। हेरिटेज मतलब, हेरिटेज मीन्स विरासत, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला। ठीक है, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला है उसे हम हेरिटेज कहते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी, इससे हमारी आइडेंटिटी बिल्डअप होती है कि हम कौन हैं, हम किसको बिलोंग करते हैं, हमारे एंसेस्टर कौन थे। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ अ हेरिटेज लिंक्स अस विद द ओरिजिन, हमारे जो विरासत की हिस्ट्री है वो हमें जोड़ देती है हमारे ओरिजिन से, कि हम कहाँ से, हम किसको बिलोंग करते हैं, कहाँ से हम आए हैं, किसको रिलेट करते हैं, एक्सेट्रा। Hence it became necessary to preserve and conserve it for the future, for our benefit as well as for the benefit of future generation. ठीक है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बचाया जाए और संभाला जाए, बचाया जाए, संभाला जाए, प्रिजर्व एंड कंजर्व इट। किसको प्रिजर्व और कंजर्व करना है, हिस्ट्री ऑफ हेरिटेज। ठीक है, बचाया जाए, संभाला जाए, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, और खुद के लिए भी, अभी के प्रेजेंट के लिए भी, फॉर आवर बेनिफिट एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, दोनों के फायदे के लिए, हमारे लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाया जाए, संभाला जाए। किसको बचाया जाए, संभाला जाए, हेरिटेज को, यानी हमारे जो विरासत में हमारे को जो हेरिटेज इज कल्चर, हमारी जो संस्कृति है उसको बचाया जाए, संभाला जाए, हमारे जो रीति रिवाज रस्में हैं उसको बचाया जाए, संभाला जाए। ठीक है, ये सब हमें विरासत में मिला हमारे पूर्वजों से। और क्या बचाया जाए, संभाला जाए, मॉन्यूमेंट्स को, ताजमहल है और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, इनको बचाया जाए, संभाला जाए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, और किसके फ़ायदे के लिए, हमारे लिए और फ्यूचर जनरेशन, अगली पीढ़ी के लिए। Applied history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and make it accessible to people. Heritage मैंने यहाँ तक फुल स्टॉप, सॉरी। Applied history किससे जुड़ी हुई है, Applied history मतलब Applied history concerned है, जुड़ी हुई है, रिलेटेड है बचाने से और संभालने से, किसको, हेरिटेजेस को। ठीक है, एंड मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल, और वो लोगों तक पहुँच सके, मतलब लोग उस तक, वो हिस्ट्री तक पहुँच सके, चाहे वो विजिबल हो, इनविजिबल हो। ठीक है, जो विजिबल हिस्ट्री है उसको टेंजिबल कहते हैं, जो इनविजिबल हिस्ट्री उसको इनटेंजिबल कहते हैं। आगे पढ़ोगे आप, चाहे विजिबल हो यानी मॉन्यूमेंट्स हो, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम एक्सेट्रा, म्यूजियम में रखी हुई चीज़ें, ये सब विजिबल है, और इनविजिबल हो जैसे हमारे रीति रिवाज, रस्में, हमारी संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल एक्सेट्रा। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ साथ हेरिटेज मैनेजमेंट का आज के लोगों को ये फ़ायदा होगा कि उससे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, लोगों के लिए लोगों को काम मिलेगा, प्रिजर्व और कंजर्व करने में लोगों को काम मिलेगा, जॉब्स मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन ब्रीफ, अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री and finding right direction for the benefit of our future. ब्रीफ में बोला जाए तो अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट को समझना हिस्ट्री के मदद से। ठीक है, और फ्यूचर के बेनिफिट के लिए सही दिशा में खोज करना। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक,
सांस्कृतिक हेरिटेजेस, ठीक है। हेरिटेजेस मैं पहले बता चुका हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। जो हमें हमारे एंसेस्टर से मिली ही चीज़ें हैं, जो विरासत में मिलती है चीज़ें, उसे कहते हैं हेरिटेज। विरासत में जो हमारे पूर्वजों से, जो हमारे एल्डर्स से हमें मिलता है, इट्स कॉल्ड हेरिटेज, ठीक है। कल्चरल, मैन मेड, सांस्कृतिक, ठीक है। नेचुरल, जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक, नेचर, ठीक है, जो नेचुरल हेरिटेज है। सो फर्स्ट इज कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक यानी मैन मेड। इट इज़ द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। कल्चरल हेरिटेज क्या है? इंसानों से क्रिएट किया गया, ह्यूमन क्रिएशन। इट्स ऑफ टू टाइप, दो टाइप के कल्चरल हेरिटेज होते हैं, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब विजिबल, विजिबल कल्चरल हेरिटेज और इनविजिबल, ठीक है। देखो, विजिबल कल्चरल हेरिटेज वो है जो हमारे पूर्वज से हमें मिला, जैसे मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स, ताजमहल एग्जाम्पल दिया मैंने पहले भी, और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स है, बहुत सारे किले हैं, फोर्ट्स है। महाराष्ट्र में देयर आर मैनी फोर्ट्स, ठीक है, मैनी फोर्ट्स, ठीक। आर्ट फैक्ट, कलाकृतियाँ, कलाकृतियाँ, ठीक है। देखो, दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स एशियन साइट्स, पुरानी, जैसे अजंता एलोरा केव सुना होगा आपने, एलिफेंटा केव, बिल्डिंग्स, आर्ट फैक्ट, कलाकृतियाँ, मैन्यूस्क्रिप्ट, जो लिखे हुए रहते हैं, मतलब वॉल पे लिखा है या फिर स्टोन्स पे लिखा है, दैट स्टोन पे जो कार्विंग वगैरह करके लिखा जाता है, दैट ऑल आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। स्कल्पचर, स्टैच्यूज वगैरह, जो मूर्ति वगैरह बनी रहती है, स्कल्पचर। पेंटिंग्स, बहुत सारी एंशियंट पेंटिंग्स है, ठीक है, जो पहले के ज़माने में लोग पेंटिंग करते थे, एक्सेट्रा। सो दिस कम्स अंडर टेंजिबल यानी विजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब इनटेंजिबल क्या है? जो दिखाई नहीं देगा लेकिन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, जैसे ओरली ट्रांसफ़र होता है बोलकर। देखो कैसे है। दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग: ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेज। ओरल ट्रेडिशन, जबान से एक दूसरे में फ्लो होने वाले रस्म रिवाज, रीति रिवाज, एंड देयर लैंग्वेज, और भाषाएं। ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, उसकी जानकारी, ट्रेडिशनल नॉलेज। सोशल कस्टम एंड रिचुअल ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। सोशल, कल्चरल एंड रिचुअल। सोशल, सोसाइटी में कस्टम्स, रीति, रिचुअल्स, रस्में, रिवाज, हर त्यौहार को सेलिब्रेट करने की, रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्टाइल ऑफ, जैसे कथकली डांस है, भरतनाट्यम है, तो वो स्टाइल एंशिएंट ज़माने से चला आ रहा है, वो कला एंशिएंट ज़माने से एक से दूसरे में आ रही, विजिबल नहीं है, बस मतलब जैसे परफॉर्मेंस होता है तो विजिबल होती है, लेकिन कलाकार के अंदर वो कला मौजूद है और वो अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। दिस आर प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हमेशा प्रेजेंट है। इनटेंजिबल जनरेशन टू जनरेशन फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वो टाइम टू टाइम एक्सपोज होता है, टाइम टू टाइम दिखाई देता है, ठीक है, बाय परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। सर्टन ट्रेडिशनल स्किल, और भी कुछ ट्रेडिशनल मतलब वही ओल्ड एंशिएंट स्किल, कलाकृतियाँ। कम्युनिटीज ग्रुप हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड स्किल, और वो कम्युनिटीज़, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो ये ट्रेडिशन, कस्टम और स्किल रखते हैं, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर एंड इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनटेंजिबल में आई टोल्ड यू, जो है प्रेजेंट है बट दिखाई नहीं देता, कंटिन्यूस दिखाई नहीं देता, और वो टाइम टू टाइम इट कम्स इन पिक्चर, ठीक है। और टेंजिबल हमेशा, जैसे आप, मैंने कहा ना आपको, एलोरा, अजंता केव, आप कभी भी जाके देख सकते हो, तो वो भी कल्चरल हेरिटेज है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ताजमहल हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है। तो वैसी बिल्डिंग्स, एंशियंट साइट, मैन्यूस्क्रिप्ट, आई सेड यू, स्टोन्स पे जो लिखा रहेगा या कार्विंग की रहेगी या क्ले पे गुताई की रहेगी, एक्सेट्रा। स्कल्पचर, स्टैच्यूज़ वगैरह जो बनते हैं, आप देखे रहोगे बहुत सारे
केव्स के बाहर या मंदिर में भी आप देखे रहोगे बहुत सारे वॉल्स पे स्टैच्यूज रहते हैं, ठीक है, और पेंटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ये सब था कल्चरल हेरिटेज। अभी वी आर गोइंग टू नेचुरल, नेचर से जो मिला, प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल हेरिटेज। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव इंपॉर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेचुरल हेरिटेज किसको जन्म देता है? सोच को, बायोडाइवर्सिटी, बायो नेचर, डाइवर्सिटी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी विभिन्नता है, यानी नेचर में जो अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे, जानवर, एनिमल्स, बर्ड्स रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से अलग अलग है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग, इसमें देखो क्या क्या आता है। नेचुरल हेरिटेज में आता है फौना, ठीक है, फौना मीन्स एनिमल, थोड़ा सा जूम कर लूँ। फौना, फौना मीन्स एनिमल। फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स प्लांट, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स। इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक, इकोलॉजी मतलब रिलेशनशिप, मीनिंग के लिए थोड़ा अनजूम करना होगा, सॉरी। नेक्स्ट देखो, फौना मीन्स एनिमल्स, फ्लोरा मीन्स प्लांट, इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक। इकोलॉजी मतलब लिविंग, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग। इकोलॉजी मतलब वातावरण के साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो पेड़ पौधे प्राणी हैं, एनिमल्स, बर्ड्स है, उनका वातावरण के साथ क्या रिलेशनशिप है, इट्स कॉल्ड इकोलॉजी। एंड जियोमॉर्फिक, जियोमॉर्फिक मतलब लैंड फॉर्म, जियोमॉर्फिक मतलब ज़मीन का, मतलब ज़मीन कैसी है वहाँ की, प्लेन है, प्लेटो है, वो हिसाब से वहाँ का पूरा, ये सब नेचुरल हेरिटेज में आता है, ठीक है। जैसे हिमालयन माउंटेन है, या नॉर्थ इंडियन प्लेन है, या इंडियन पेनिनसुला है, या रिवर बेसिन है, एक्सेट्रा, तो दोस विल कम्स अंडर जियोमॉर्फिक। जियोमॉर्फिक का मतलब होता है लैंड फॉर्म। कैरेक्टरिस्टिक विच इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। थर्ड वाला दिया है इकोलॉजी एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक विच इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। तो वहाँ का इकोलॉजी, वहाँ की सराउंडिंग, इकोलॉजी एक वर्ड में बोलो तो सराउंडिंग, ठीक है, आसपास का जो एरिया है, ठीक है। और जियोमॉर्फिक, वहाँ की ज़मीन का लैंड फॉर्म, वहाँ की ज़मीन का, वहाँ की कैसी ज़मीन है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक क्रूशियल, नेसेसरी है, क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट है, फॉर सस्टेनिंग, जीने के लिए, वहाँ के फ्लोरा और फौना को, वहाँ के फ्लोरा और फौना को जीवित रहने के लिए। सस्टेनिंग मतलब जीवित रहना, अपने आप को जीवित रखना, बाकी रहना। क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी है, ठीक है, वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, वो पर्टिकुलर रीजन में रहने के लिए, ठीक है। वहाँ के पेड़ और पौधों को, वो पेड़ पौधे और प्राणियों को वो पर्टिकुलर रीजन में जीवित रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? इकोलॉजी और जियोमॉर्फिक। इकोलॉजी मतलब सराउंडिंग, वहाँ का वातावरण, वहाँ पे कैसा, वहाँ पे क्या टेम्परेचर है, ठंडा है, गर्म है मौसम, रेगिस्तान है या फिर हरा भरा एरिया है, एक्सेट्रा। जियोमॉर्फिक, वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है। ये दोनों चीज़ें वहाँ के पेड़ पौधे और वहाँ के प्राणी, ठीक है, वहाँ के बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप समझा दिस। नेक्स्ट, फिर से देखो, ये एक आंसर है 3.2, ठीक है। तो मैं जब आपको मार्किंग दूंगा आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस पर ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि आंसर है तो इम्पॉर्टेंट है। इवन ये भी एक, ये चार्ट में है, टेंजिबल कल्चर हेरिटेज और इनटेंजिबल, ठीक है। सो अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन आई विल गिव यू द मार्किंग्स, तुम उसमें मार्क कर लो, और फिर जो इम्पोर्टेंट आंसर, जो आंसर लिस्ट में आ रहा है वो तो छोड़ना नहीं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व अवर हेरिटेज। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे भविष्य के जनरेशन, भविष्य वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के फ़ायदे के लिए बचा के रखना हेरिटेज को बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमें विरासत में मिला हमारे पूर्वजों से, वो हमें अगली पीढ़ी के लिए अगली पीढ़ी के फ़ायदे के लिए बचा के रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। UNESCO, the global organization, has announced some directive with the objectives of promoting the cultural and natural heritage. UNESCO ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंटरनेशनल लेवल का, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे अर्थ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है।
पूरे विश्व ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है UNESCO, ठीक है। इसने अनाउंस किया है कुछ डायरेक्टिव्स, कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है। क्यों? ये मकसद से ताकि प्रमोट किया जाए, बढ़ावा दिया जा सके कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को, कल्चरल सांस्कृतिक और प्राकृतिक हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व एंड कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, संभालने के लिए बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए UNESCO ने, जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है UNESCO, उसने कुछ डायरेक्टिव्स अनाउंस किए, ठीक है। क्या है वो देखते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव्स लिस्ट ऑफ साइट्स, उस डायरेक्टिव्स के आधार पर कुछ साइट्स की लिस्ट बनी है कुछ साइट्स और ट्रेडिशन की, कुछ जगहों की और कुछ रीति रिवाजों की एक लिस्ट बनी है और उनको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है। उनको पूरे दुनिया का, मतलब सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे दुनिया का हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज यानी दुनिया की विरासत डिक्लेयर किया गया, ठीक है। द लिस्ट ऑफ UNESCO वर्ल्ड्स नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट, और जो लिस्ट है उसमें अभी वेस्टर्न घाट को भी इंक्लूड किया गया है, और जो कास प्लेटो है सतारा में उसको भी इसका पार्ट माना गया है, ठीक है। मतलब पहले इंक्लूडेड नहीं था वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में आता है, ठीक है, शायद आपको पता ही होगा। तो UNESCO ने जो वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज है उसमें वेस्टर्न घाट को भी इंक्लूड किया है अभी, ठीक है। और जो प्लेटो है, कास प्लेटो सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, उसको भी वेस्टर्न घाट का पार्ट माना है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज ये लिस्ट क्या है, वर्ल्ड UNESCO ने जो लिस्ट बनाई है, जो लिस्ट बनाई है वर्ल्ड हेरिटेज की, वो क्या है। सो एट ग्लांस इसमें एक नज़र डालने बोला गया है। ये क्या है? द इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर्ड एज ओरल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज। इंडियन ट्रेडिशन है, ये सारे इंडिया के जो रीति रिवाज और जो पहले से चले आ रहे हैं, जैसे भरतनाट्यम डांस है, कथकली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं समझने के लिए। तो ये जो ट्रेडिशन है, ये जो रीति चली आ रही है, इसको ओरल और इनटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है, जिसमें केरला का, जिसमें देखो कुटियाट्टम है, संस्कृत थिएटर है केरला का, ठीक है। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर जो केरला में 2001 में इसको इंटेंजिबल ट्रेडिशन डिक्लेयर किया गया। फिर द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, फिर वैदिक का जो चैंटिंग मतलब मुंह से रिपीट करना, रीड करना, ठीक है। जैसे लोग प्रेयर चैंट करते हैं, भजन चैंट करते हैं, तो दैट्स ऑल आर कॉल्ड चैंटिंग। चैंटिंग मतलब कुछ सेंटेंसेस रिपीट करना, ठीक है। तो ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग के ट्रेडिशन को 2003 में इंटेंजिबल ओरल और इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया, ठीक है। रामलीला, द ट्रेडिशन परफॉर्मेंस ऑफ रामायणा इन उत्तर प्रदेश में जो रामलीला के शो होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। रामामन, रिलीजियस फेस्टिवल, देखो ये सारी चीज़ें यॉल कैन रीड। अब मैं एक एक रीड करके दूंगा, आई होप ये तो आपको पता ही होगा सब। और इधर सब लिखा है, चाहू डांस ये कहाँ परफॉर्म होता है, ईस्टर्न इंडिया में। फिर बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख ये कहाँ होता है, तो उसके बारे में यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट का इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ नाम दिए हैं और कब उसको डिक्लेयर किया गया था, कौन से ईयर में डिक्लेयर किया गया था, नाम कहाँ है और लोकेशन कहाँ है, कौन से ईयर में वो ट्रेडिशन को डिक्लेयर किया गया था और उसका नाम क्या है वो ट्रेडिशन का, और उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। ऑलराइट, अब ये सारी चीज़ें जैसे रामलीला अब जब परफॉर्म होगी तब दिखेगी, ठीक है। तो इसको इसके लिए इंटेंजिबल हेरिटेज कहा गया या ओरल हेरिटेज कहा गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स इंडिया के UNESCO ने इंडिया में जो वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर की है वो कौन से, ठीक है। तो आगरा का फोर्ट है जो 1983 में डिक्लेयर हुआ था, अजंता केव, एलोरा केव, ताजमहल एक्सेट्रा, ठीक है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, सन टेम्पल, कोणार्क, चर्च एंड कॉवेंट्स ऑफ गोवा, ठीक है। तो ये पूरा, और प्लस इधर भी है ये पूरा पिंक पार्ट, ये पूरा पिंक,
ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के, ठीक है, जो यूएनएससीओ ने डिक्लेयर किए गए। यूएनईएससीओ ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है। इंडिया की ये सारे इंडिया के सारे साइट्स है, ठीक है। और तो इनका नाम और इनका लोकेशन दिया, नाम एंड लोकेशन, नेम एंड लोकेशन। फिर ये कल्चरल है, हाँ, कल्चरल सांस्कृतिक। और अभी यूएनईएससीओ ने जिसको नेचुरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, ठीक है, इंडिया में, इंडिया के नेचुरल हेरिटेज साइट। तो 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया था, क्योलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, नेचुरल हेरिटेज साइट, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, इनको डिक्लेयर किया। ये सब जगह को फिर वही दिया है नाम, डेट दिया है, ईयर दिया है, कौन से ईयर में डिक्लेयर हुआ था, नाम दिया है। तो यहाँ पे नाम ही लोकेशन है, ठीक है, क्योंकि साइट्स है ना, नेचुरल साइट्स है, तो नाम और नाम ही लोकेशन। नेक्स्ट, मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है। सांस्कृतिक भी है और नेचुरल भी है, नेचर से रिलेटेड भी है। तो ये नाम दिया है उसका। तो ये अकेला ये एक ही स्पॉट है, ऐसा एक ही साइट है, ठीक है। तो उसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, सिर्फ नाम दिए हैं, तो आप समझ सकते हो, ठीक है, रीड करके। उसमें एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है, सिर्फ रीड करना है। और उसमें से जो महाराष्ट्र कुछ आंसर से रिलेटेड है वो आपको बाइट करना है, मैं आपको मार्किंग में दूंगा। नेक्स्ट।